हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय इतिहास के शुरुआत करें और भारतीय इतिहास का जो शुरुआती सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और ये ICS यानी IAS, RAS, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर्स, पटवार, राजस्थान पुलिस और नेशनल जीके के रूप में, हिस्ट्री के टॉपिक के रूप में लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसे रहस्यमयी सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता, इसको कई नामों से जाना जाता है। तो बात करते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, और इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टडी करेंगे आज हम। तो थोड़ा सा ये प्राचीन सभ्यता है और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसकी खोज 1921 में हुई थी। उससे पहले हमें कोई पता नहीं था इसके बारे में। तो इस सिंधु सभ्यता के बारे में हल्की हल्की जानकारियाँ मिलती है, मगर इस पर कोई खोज कार्य नहीं होता है। रहस्योद्घाटन होता है 1921 के अंदर इस सभ्यता का। तो हम थोड़ा सा ये इसके बारे में जानकारी करें तो हम देखिए, हम अपनी आर्य सभ्यता को सबसे पुरानी मानते थे। आर्य सभ्यता को सबसे पुरानी मानते थे, मगर इस सिंधु घाटी सभ्यता खोज के बाद में पता लगा कि हमारी आर्य सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी, उसके नीचे भी एक सभ्यता नीचे दबी हुई मिली है जो कि शहरी थी। आर्य सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, शहरों के शहर दबे हुए मिलते हैं और उनके ऊपर फिर ग्रामीण सभ्यता विकसित होती है। तो इसकी खोज के बाद में ये रहस्य बड़ा ही विचित्र है कि सभ्यता कैसे इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट हो गई। ये सभ्यता दुनिया की सबसे सर्वाधिक विशाल क्षेत्रफल के अंदर विस्तृत है, सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत सभ्यता है। ये मिस्र और मेसोपोटामिया परीक्षा में पूछा जाता है और टेट में पूछा हुआ है। समकालीन सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता उनके अंदर आती थी कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया, और ये मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? इराक। मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? इराक। और मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दसला फ्रात नदियों के बीच में विकसित हुई थी। देखिए, नदियों की बात आ गई तो अधिकांश जो सभ्यता स्थल वो मिले किसके किनारे मिले? नदियों के किनारे मिले। नदियों से पहले मानव का आश्रय, पहले मानव गुफाओं में रहता था। अपनी आवश्यकताएं वो देखनी गुफा में रह करके, और वहीं से बाहर निकल करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था। गुफा में आराम करता था, गुफा में रहता था। धीरे धीरे जब उसका विकास हुआ तो उसने नदियों के किनारे अपना आवास, अपनी बस्तियां बनाई। और नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ तो उसका कारण ये था कि नदियों के किनारे उपजाऊ जगह थी जिनसे वो अपना खाद्यान्न आसानी से उसके उत्पादन कर सकते थे। इसके अलावा जल समस्या की उनकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती थी। इसके अलावा उस समय ये रोड, सड़कें कुछ नहीं थी और वो परिवहन के काम में भी आ जाती थी। तो इस तरीके से बाद में अधिकांश सभ्यता स्थल नदियों के किनारे मिलते हैं। ये कारण है नदियों के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी अधिकांश सभ्यता स्थल नदियों के किनारे मिले हैं। हम तीव्र गति से देखिए, धीरे धीरे चलने वाला काम नहीं है, ये बहुत बड़ी है सभ्यता। हम 1 महीने तक पढ़े तब भी कम पड़ेगी, इतना बड़ा सिंधु सभ्यता। मगर हमारी परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आते हैं वो ध्यान में रखते हुए पढ़ने की जरूरत है। जो मैं पॉइंट चल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसकी समकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं के बारे में पूछा हुआ है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। और मेसोपोटामिया सभ्यता में एक सभ्यता विकसित हुई थी, सुमेर सभ्यता। ये सुमेर सभ्यता, और इसी सुमेर सभ्यता के सर्वाधिक नज़दीक मिलती है कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता से ही विशेषताएं ग्रहण करके और विकसित होकर के प्रकट हुई कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका विकास
इसका विकास मेसोपोटामिया से संबंधित सभ्यता, सुमेर सभ्यता, उसी से इसका विकास हुआ। तो बहुत सारे उद्भव मानते हैं किसकी, सुमेर सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव मानते हैं। तो हम जब सिंधु घाटी सभ्यता के इधर की था मेसोपोटामिया सभ्यता से संपर्क था सिंधु सभ्यता के लोगों का, उनका व्यापार था, उनके आपसी संपर्क थे किससे, मेसोपोटामिया के बाद में अफ्रीका की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की जो सभ्यता है वो मिस्र को किसका उपहार कहा जाता है, नील का उपहार। इसे नील की सभ्यता भी कह सकते हैं। नील नदी के क्षेत्र में विकसित थी मिस्र की सभ्यता। इस मिस्र की सभ्यता का भी हमारा मेसोपोटामिया सभ्यता के माध्यम से सीमित संपर्क था। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ है टेट के अंदर, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जरा ध्यान से इसको देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये सभ्यता, इसके बारे में, ये जो क्षेत्र है इसके बारे में कहाँ क्या मिले, इसके बारे में थोड़ा सा हम इसके फ्लैशबैक में चलते हैं कि कैसे ये इसकी खोज हुई। तो 1826 और चार्ल्स मैसन, बहुत कम चांस है पूछने के, और 1853-56 कनिंगम, और 1856 जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। टीले का पता लगा हल्का सा, कोई ध्यान नहीं दिएगा। यहाँ ये गए और कुछ पूरा अवशेष मिले किसको, कनिंगम को। कोई इस बारे में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। यहाँ रेल लाइन, लाहौर मुल्तान के लिए रेल लाइन डाली जा रही थी। उस रेलवे लाइन के डालने के समय वहाँ जो एक नहीं, जब पास में मिट्टी वगैरह के लिया गया तो वहाँ ईंटें निकली। ईंटों का भी जो एक नहीं पटरियों के साथ में प्रयोग कर लिया गया, इसकी तरफ ध्यान दिलाया गया, मगर कोई विशेष इसके बारे में प्रगति नहीं। कोई पुरातात्विक स्थल है ऐसा हल्का हल्का चर्चा होती रही इस टीले की, मगर कोई इस पे शोध कार्य नहीं हुआ। आगे जा कर के 1921 में इसकी खोज होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, और कौन करते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी। एक नाम परीक्षा में आ जाए तो राय बहादुर दयाराम साहनी, और युग्म आ जाए तो फिर कौन, माधव स्वरूप वस। किन्नी की आ जाए मिलकर के दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस। आगे समझें, यह किसके नेतृत्व में की ये खोज, ये खुदाई, हड़प्पा की खोज या खुदाई किसके नेतृत्व में की, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस ने। तो जॉन मार्शल किसके नेतृत्व में की, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था, जिसको 1921 में दयाराम साहनी ने खोदा। और ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, रावी नदी किनारे। जो रावी किसकी सहायक थी, सिंधु नदी की सहायक थी। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, बहुत कुछ अभी हम थोड़ा सा इसके देख लें। ये हड़प्पा जो है कि हमने यहाँ खोज लिया, मान लो पंजाब के अंदर। अब हम 1921 में अब थोड़ा इसके बारे में पिक्चर के रूप में देखते हैं कि इस सभ्यता का आकार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है, तो क्या जवाब देंगे हम। तो इसके लिए देखते हैं, देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिकोणाकार। अभी वर्तमान स्थिति में इतने सारे स्थल खोज लिए गए, तो अब इसको विषमकोण चतुर्भुज की तरह ये नजर आती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए हम इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले कि इसका जो विस्तार था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में इसे 20 लाख वर्ग किलो क्षेत्र के अंदर विस्तृत माना जाता है। ये मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों को मिलाकर के भी उनसे लगभग 12 गुना लंबे क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता।
अब हम सबसे पहले इसके पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा और उत्तरी दक्षिणी सीमा की चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक उत्तरी सीमा कहाँ थी? जम्मू कश्मीर के मांडा में। मांडा नामक स्थान है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सर्वाधिक उत्तरी सीमा थी। और सर्वाधिक दक्षिणी सीमा दाइमाबाद। ये उत्तरी सीमा जो है मांडा, ये कौन सी नदी के किनारे थी? चिनाब नदी के किनारे, यानी नदी चिनाब के किनारे विकसित हुई मांडा। इसके बाद में बात करते हैं जो सभ्यता स्थल, पुरातात्विक स्थल महाराष्ट्र से मिला, दाइमाबाद इसको सिंधु सभ्यता की कौन सी सीमा मानते हैं? दक्षिणी सीमा मानते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, ये दाइमाबाद जो है नर्मदा की सहायक नदी है प्रवरा नदी, और प्रवरा नदी के किनारे मिला कौन सा? दाइमाबाद। इसी तरीके से हम बात करते हैं नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा थी, और ये पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित था? ये हिंडन नदी के किनारे, ये इस हिंडन नदी के किनारे ये आलमगीरपुर है, और ये दाइमाबाद है, और ये आपका मांडा हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं पश्चिमी सीमा, बलूचिस्तान, सूत कांगेन दौर, ये कौन सी नदी के किनारे था? दास्क नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। तो इस तरीके से ये त्रिभुजाकार में जो शुरुआती आंकड़े हैं, एनसीईआरटी के आंकड़े 12,99,600 राउंड फिगर में 13 लाख, और वर्तमान पूछ ले कि वर्तमान में लगभग कितने क्षेत्रफल में विकसित इसको माना जाता है? तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। पहले इसको त्रिभुजाकार माना जाता था, अब विषमकोण चतुर्भुज की तरह प्रतीत होती है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये महत्वपूर्ण सभ्यता है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। अब इसके बारे में पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी? तो इसकी ये पूर्व से पश्चिम की तरफ ये लंबाई थी 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। और इसके बाद में ये पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई क्या थी, चौड़ाई क्या थी? 1400 किलोमीटर। ये हम इसके विस्तार की चर्चा कर चुके, किधर से किधर। इसके बाद में हम ये किन किन देशों में विस्तृत थी? तो 3 देशों में इसका विस्तार है। 3 देश कौन कौन से हैं? आपका पहले भारत और अफगानिस्तान 2 थे आज़ाद। भारत अब क्या है? भारत, इसके बाद में कौन सा? पाकिस्तान, और कौन सा? अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा क्षेत्र तो किधर है? इधर पाकिस्तान में। सबसे बड़ा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का वो तो कौन सा है? पाकिस्तान में। और सबसे ज़्यादा स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ खोजे गए? भारत में। और सबसे कम कहाँ मिले? 2 अफगानिस्तान में। फिगर्स कोई पूछने की संभावना नहीं है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबसे कम अफगानिस्तान में मुंडी गाक और सोर्तगुई, ये 2 मात्र स्थल मिले। कहाँ से? अफगानिस्तान से। और सोर्तगुई में नहरों के प्रमाण भी मिले हैं। इसके बाद में सबसे ज़्यादा मिले हैं कहाँ? भारत में। और भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? गुजरात। भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात से मिले हैं। महत्वपूर्ण उनकी चर्चा हम आगे प्रमुख सभ्यता स्थलों की चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में 500 से अधिक जो है सभ्यता स्थल मिल गए हैं। तो 3 देश, सबसे ज़्यादा विस्तार पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा स्थल मिले कहाँ? भारत में। और सबसे कम कहाँ? अफगानिस्तान के अंदर। इसके बाद में हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे हैं सभ्यता स्थल, मान लो 2000 सभ्यता स्थल हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं उन सबको? हैं नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते, खास को हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो प्रमुख है हम उसकी बात कर लेते हैं। ये आपका अफगानिस्तान के मुंडी गाक और सोर्तगुई, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके। इसके बाद में पंजाब। भारत और पाकिस्तान जब दोनों एक थे और जब विभाजन हुआ तो पंजाब, तत्कालीन समय के पंजाब 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, जिसे पाकिस्तानी पंजाब बोलते हैं, एक पंजाब अपने आ गया, भारत में पंजाब 2 पंजाब में बढ़ गया। तो पाकिस्तानी पंजाब के अंदर जो मिलते हैं हड़प्पा और डेरा इस्माइल आदि। इसके बाद में बात करते हैं
सिंध 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 से जो एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनकी इंडिविजुअल अलग से आगे की वीडियोज़ में चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। आपको सिंध से मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चौहदड़ो ये महत्वपूर्ण स्थल है, ये भी इसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये स्थल मिले हैं। पंजाब, भारत का पंजाब, भारत के पंजाब से रोपड़, रूपनगर, पहले नाम था इसका रूपनगर, अभी नाम इसका क्या, रोपड़, संगोल, कोटला, निहंग, ये पंजाब, भारतीय पंजाब से मिले प्रमुख स्थल है। इसी तरीके से आपका हरियाणा ये महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखना, बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा और मीताथल, ये स्थल जो है वो कहाँ है, हरियाणा में। इसी तरीके से राजस्थान का कालीबंगा महत्वपूर्ण है, और भी हैं। अभी चर्चा हम आगे राजस्थान की सभ्यता में उनकी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात सर्वाधिक सिंधु सभ्यता स्थल कहाँ से मिले, गुजरात से। और गुजरात का जो एक प्रसिद्ध है धोलावीरा, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा। लोथल, सुरकोतड़ा, रंगपुर, रोजड़ी, ये प्रमुख स्थल आते हैं। तो एक तरीके से सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले, प्रमुख स्थल भी जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सिंधु सभ्यता के बारे में हमने एक बेसिक जानकारी कर ली। देखिए, मैंने कहा ICS प्री, मेंस, आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, राजस्थान पुलिस, न जाने कितनी परीक्षाओं में, जहाँ भी नेशनल जीके है, नेशनल जीके में ये हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जरा इसको तैयार कर लीजिए, आपको दीर्घकालीन बहुत सारी परीक्षाओं में ये काम में आएगा। तो इसको हम आगे मिटा करके हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और बातें करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता थी, इसकी जो प्रमुख विशेषता क्या, नगरीय सभ्यता। और ये जो आर्य सभ्यता, उसको हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हम खुद अपने आप को, हम आर्यों के वंशज हैं और उन चीज़ों को हम समझते हैं आसानी से, वो हमारे जीवन से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता आज तक भी रहस्य बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे अनुमानित है सारा खेल। इसकी लिपि है उसको आज तक नहीं पढ़ सके। जितना सारा जो अनुमान लगे, अनुमान पे आधारित है, पुरातात्विक साक्ष्यों से अनुमान पे आधारित है सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी। ये कैसे समाप्त हुई, कौन थे इसके निर्माता, सब पुरातात्विक साक्ष्यों से अनुमान लगाया हुआ है। तो हम इसकी संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है और अलग अलग हम उसके बाद में बात करते जाएंगे। तो ये इसके जो नाम हैं, नाम की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, जॉन मार्शल ने। क्यों दिया, ये जो सिंधु नदी है, शुरू में सिंधु नदी के किनारे स्थल ज़्यादा मिले, इसलिए इसको नाम क्या दिया, सिंधु सभ्यता। और ये जॉन मार्शल ने नाम कब दिया, 1924। लंदन में वीकली पत्रिका में लेख प्रकाशित कर दुनिया के सामने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का रहस्योद्घाटन किसने किया, जॉन मार्शल ने। और सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, जॉन मार्शल ने। अब हम बात करते हैं इसको और क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा, पुरातत्व का नियम है कि जिस स्थान पर हम पढ़ते हैं सभ्यता, राजस्थान की सभ्यता, फला सभ्यता, बहुत सारी सभ्यता, इतनी सारी नहीं होती है। ये पुरातत्व का नियम है, जहाँ पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, जो स्थान है जिस स्थान से मिलते हैं उसके साथ में सभ्यता नाम लगा करके उसकी स्टडी शुरू हो जाती है और लंबे समय तक स्टडी चलती रहती, फिर उसको किसी सभ्यता से संबद्ध किया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले इसकी खोज हड़प्पा नामक स्थान पे, इसलिए इसको नाम क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। इसका और भी सिंधु नदी के आधार पर इसका नाम और क्या मिलता है,
सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता। और क्या नाम मिलता है? और भी नाम मिलेंगे, अभी आप देखते जाइए। सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अभी इसको और क्या बोलते हैं आजकल? सरस्वती सिंधु सभ्यता, कुछ तो इसको सरस्वती सभ्यता। वर्तमान में ये नाम देने की कोशिश की जाती है, लोग बाग इसको, क्योंकि सरस्वती और सिंधु नदियों के क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसलिए सरस्वती सिंधु सभ्यता इसका उपयुक्त नाम हो सकता है। कुछ इसको सरस्वती सभ्यता नाम देना चाहते हैं। क्यों? अब आ जाइए इसकी थोड़ी देर में गहराई में। सिंधु सभ्यता स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के क्षेत्र में मिलता है? किस नदी में नदी के किनारे मिलता है? तो घग्गर के किनारे सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है सिंधु सभ्यता स्थलों का। इस कारण से, और घग्गर किस नदी के बहाव पे, क्षेत्र पे, उसके मार्ग पे बहती है? सरस्वती नदी के मार्ग पर बहती है। तो इसको घग्गर नदी जो बहती है जिधर से जाती है, इधर पाकिस्तान, चोलिस्तान जो अग्नि वहाँ का मरुस्थल उधर से गुजरती है, तो इसको इसी के आधार पर सरस्वती नदी के किनारे ज़्यादा स्थल मिलने से सरस्वती सभ्यता भी कहने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता। ये अब तक रहस्य में क्यों बनी हुई है? आज तक रहस्य में क्यों बनी हुई है? तो इसकी बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता लिपि, इसकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। और यही कारण है कि हम सिंधु सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा सकते। तथ्यों को सिर्फ अनुमान पर आधारित तथ्य हैं। लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक, इसी को क्या बोलते हैं? वृत्तोहेदम। और इसी को क्या बोलते हैं? सर्पिलाकार। ये कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, ये क्या है? अपठनीय। आज तक इसको कोई नहीं पढ़ सका है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। आज तक ही अनुमान किया, दावा किया है, मगर इस दावे जो है नहीं पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाए इनके बारे में। अनुमान है। ये वर्ण, जैसे हमारे वर्ण होते हैं लिपि में, वैसे वर्ण थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इसको सर्पिलाकार, ये इस तरीके से लिखना शुरू होता है, इस तरीके से, और इस तरीके से ये लिखी जाती है, और चित्रों के रूप में थी। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये लिपि है, जो जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन ये समझ में सारी कथाएं सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य प्रकट हो जाएंगे। अब इसको क्या बोलते हैं? आद्य इतिहासकालीन, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक वो सभ्यता जिस सभ्यता के लिखित साक्ष्य मिलते हैं मगर उनको नहीं पढ़ा जा सका, उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या किस प्रकार के आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के बारे में अब थोड़ा सा एक चीज़ आगे मेरे दिमाग में बता देता हूँ। ये जो सिंधु नदी है, कम से कम हर भारतीय को इसके बारे में जानने की जरूरत है। सिंधु, ये सिंधु, इसका नाम क्या है? इंडस। और उसने भारत का नामकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टॉपिक से थोड़ा सा अलग चल रहा हूँ, जो जानकर ये हर भारतीय को रखना जरूरी है। हमारे देश का नाम इंडिया कैसे बना, किसने दिया? हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे बना, कैसे पड़ा हिंदुस्तान, किसने हिंदुस्तान नाम दिया? थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो ये नामकरण, देश का, भारत का नामकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सिंधु नदी।
सिंधु नदी के पार का क्षेत्र जो है कि नहीं, तो इसी के नाम से सिंधु से अरबी में सै का उच्चारण है होता है, तो हिंदुस्तान, सिंधु से अरबी, तो ये अरब वासियों ने हिंदुस्तान नाम दिया है। सिंधु से हिंदू शब्द बना है, सिंधु नदी से। और इंडस अभी पूछेंगे इंडिया नाम किसने दिया, तो हर आदमी के दिमाग से निकलेगा, हर व्यक्ति के, इंडिया नाम दिया होगा शायद अंग्रेज ने, मगर वो गलत होगा। इंडिया नाम भारत का इंडिया नाम दिया किसने? इंडस नदी के आधार पर किसने? यूनानियों ने। अभी हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, क्यों नाम बदलते हैं, जम्बूद्वीप, पता नहीं कितने नाम हमारे देश के, अनेक नाम मिल जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा सिंधु नदी की बात आ गई तो हम बता दें कि हिंदुस्तान नाम अरब वासियों ने दिया है कि सिंधु को हिंदू बोलते हैं। सिंधु नदी के क्षेत्र में, सिंधु नदी के पार जो क्षेत्र बसा हुआ था उसे हिंदुस्तान नाम दिया गया है। तो चलिए आगे हम सिंधु नदी के बारे में और बहुत सारी जानकारी उन पर चर्चा करते हैं।